तो मेरी एक ही लाइन में अक्सर कहता हूं कि हर हमेशा मैं इस लाइन को बार बार बोलता रहता हूं, इफ यू विल गिव मी अटेंशन आई विल गिव यू नॉलेज। अगर आप मुझे अटेंशन देंगे तो मैं नॉलेज देने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा एफर्ट लगाऊंगा। इसी बीच मैंने बताया कि अब अन जो है वो आपका प्रीफिक्स हो गया जिसको प्री बोलते हैं, एबल जो है वो आपका पोस्ट हो गया जिसको सफिक्स बोलते हैं, और ये रूट वर्ड है। और प्रीफिक्स और सफिक्स को ही मॉर्फीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉर्फीम। अंग्रेजी भाषा की दूसरी यूनिट के बारे में अपन ने बात करी है। नेक्स्ट मैं अंग्रेजी भाषा की तीसरी यूनिट के विषय में यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, थर्ड यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो तीसरी यूनिट अपनी होती है, मैं इसको थर्ड यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जिसको अपन कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। सेकंड यूनिट, पहली थी लेटर, दूसरी थी मॉर्फीम, और तीसरी में अपन आ चुके हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? एक छोटा सा बच्चा क्लास 6 और 7 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला से लगाकर एक बच्चा जो ग्रेजुएशन भी कर रहा है, उस बच्चे को अगर यूं पूछा जाए कि बेटा शब्द किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, तो वो अपनी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो उन बच्चों के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हम ये मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है एग्जाम शिविर स्कूल पावर्ड बाय एग्जाम शिविर एकेडमी, वो नॉलेज के साथ ही साथ बच्चों का जो वीक जोन रह चुका है, एलिमेंट्री वीक जोन जो रह चुका है, उसको फिलअप करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो कोशिश करिएगा समझना कि इन चीजों को वर्ड वर्ड किसे कहते हैं समझना। मैं वर्ड को डिफाइन करता हूं, अ ग्रुप ऑफ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स a group of letters which gives complete sense, which gives complete sense is called a word, is called a word। शब्द की परिभाषा क्या होती है समझना। शब्द की दो कंडीशन है दोस्तों। वर्ड की कितनी कंडीशन होती है? देयर आर टू कंडीशन ऑफ द वर्ड विच आर आई एम गोइंग टू बी एक्सपोज, कंसंट्रेट हियर। कौन सी चीज? अ ग्रुप ऑफ लेटर। पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए वर्ड की? अ ग्रुप ऑफ लेटर। क्या होनी चाहिए पहली कंडीशन? अ ग्रुप ऑफ लेटर। किसी भी शब्द की एक तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होनी चाहिए, वर्णों का समूह जिसको हिंदी में बोले तो। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए एक वर्ड की कंप्लीट सेंस। क्या होती है? कंप्लीट सेंस। वर्ड की दो कंडीशन होती हैं, एक तो मित्रों अ ग्रुप ऑफ लेटर होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, और एक कंप्लीट सेंस। ये दो कंडीशन अगर अवेलेबल होती है तो शब्द कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता दूं कि मैंने कह दिया GIRL, गर्ल का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, लड़की। लेकिन अगर मैं GRIL बोलूं तो ये ग्रुप ऑफ लेटर वाली कंडीशन अप्लाइड हो रही है, लेकिन कंप्लीट सेंस वाली कंडीशन अप्लाई इसके अंतर्गत नहीं हो रही है, इसलिए इसको वर्ड बिल्कुल कहा नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? आई होप एवरीबॉडी। तो यहां पर कि यह मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ कंप्लीट सेंस, ये दोनों कंडीशन अगर अवेलेबल है इसके अंतर्गत, ऐसी परिस्थिति में इसको क्या कहा जाएगा मित्रों? वर्ड कहा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट सिंपल थिंग्स। तो इसी बीच मैं नेक्स्ट में बात करना चाहूंगा तीसरी चीज, इंग्लिश में थर्ड चीज। थर्ड चीज अपनी होती है फ्रेज। थर्ड चीज क्या होती है? सॉरी, फोर चीज, माफ करिएगा। Four unit of English language. Now I am talking about the fourth unit of English language. Fourth unit क्या होती है देखिएगा मित्रों,
सॉरी, थोड़ी तबीयत गले में जाम है, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। अपन बात करेंगे फ्रेज की। किसकी बात करेंगे? फ्रेज। देखो मित्रों, फ्रेज को अपन हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश। लेकिन अपन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हिंदी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। फ्रेज को हिंदी में अपन कहते हैं वाक्यांश। अब आखिर फ्रेज कहते किसे हैं? फ्रेज को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? देखिए, फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, विच gives sense, which gives sense, but not complete sense, but not complete sense. But not complete sense. फ्रेज की क्या परिभाषा होती है समझिएगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो अपन को सेंस तो देता है, अर्थ तो देता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। सिर्फ क्या देता है? सेंस देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जैसे कि नाउ आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम एक सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं एक नाउ आई एम टीचिंग इन द क्लासरूम, नाउ माय मदर इज कुकिंग इन द किचन, अभी मेरी माँ जो है वो किचन में खाना बना रही है, या मैं अभी इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो लेकिन अगर ऐसा लिखा जाता है, अगर सिंपल सा लिख दिया जाता है कि इन द क्लास, या एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टैंड, या इन द किचन, या अपन लिख सकते हैं कि इनका प्रीपोजिशन का चेंज करता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा कि ऑन द ट्री, ऑन द रूफ, छत के ऊपर, है ना, छत के ऊपर। जैसे क्या मैंने फ्रेज क्या क्या लिखे हैं? इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टैंड, ऑन द ट्री। तो ये क्या बताते हैं? ऑन द ट्री, वृक्ष के ऊपर क्या है? सिर्फ क्या दे रहा है? सेंस दे रहा है। अगर ये थोड़ी कह रहा है कि बर्ड्स आर ऑन द ट्री, ये नहीं कह रहा है। तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या होती है? एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर क्या है? बस स्टैंड पर क्या है? तो बस स्टैंड पर क्या है वो नहीं बताया जा रहा है, इसलिए ये भी सिर्फ क्या दे रहा है मित्रों? सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस बिल्कुल नहीं दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि इन द क्लास, क्लास में कौन है? क्लास में कौन है? सिर्फ सेंस दिया जा रहा है, कंप्लीट सेंस बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? फ्रेज। दूसरी चीज, फ्रेज में पर्टिकुलर शब्द भी फ्रेज होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी फ्रेज हो सकता है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, अलग अलग प्रकार के फ्रेज होते हैं, लेकिन मैं यूनिट्स के हिसाब से बता रहा हूं आपको। तो फ्रेज होता क्या है आखिर, वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब मैं नेक्स्ट चौथी यूनिट की तरफ बढ़ता हूं। Sorry for interrupt you for a second. Yes. Now I am talking about the fifth unit of English language. Now I am talking about the fifth unit of English language. Fifth unit, जिसको अपन कहते हैं क्लोज। क्या कहते हैं मित्रों? क्लोज। क्लोज, देखो क्लोज क्या होता है? क्लोज को अपन हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उपवाक्य। लेकिन नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द इंग्लिश, सो यू शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिंदी। नाउ वी आर स्टडिंग टू रूट। अपन रूट की ओर बात करते हैं, टुवर्ड्स द रूट। रूट के लिए टाइम, इसलिए अपन बेसमेंट की चीजों को देख रहे हैं, बेसिक चीजों को देख रहे हैं। देखिएगा, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य मैंने बता दिया, ड्यू टू नॉलेज, हिंदी अर्थ के सेंस। लेकिन अब क्लोज किसे कहते हैं मित्र? क्लोज की परिभाषा होती है वही अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which
which can give complete sense or not. complete sense और क्या चीज बता रहा हूं मैं, देखिएगा। शब्दों का वह समूह, देखो फ्रेज में क्या था मित्रों कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव ओनली सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो फ्रेज जो होता है वो सिर्फ आपको सेंस देता है, पूरा सेंस नहीं देता है। लेकिन क्लोज की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, थोड़ी उससे डिफरेंट है। आपको वर्ड, आपने वर्ड देखा, फ्रेज देखा, अपन अभी क्लोज देख रहे हैं, तीनों की डेफिनेशन में क्या बेसिक अंतर है, अच्छे से देखना उन चीजों को। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन गिव कंप्लीट सेंस, मैंने यहां पर कैन मॉडल का यूज किया है मित्रों, ध्यान रखना। विच कैन गिव कंप्लीट सेंस और नॉट, शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। क्योंकि क्लोज जो होते हैं वो अपन सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, उस सेंटेंस में अपन उसकी बात करते हैं। जैसे कि अपन आगे उसकी बात करते हैं, क्लोज जो होता है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मैन क्लोज और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, मैन क्लोज और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। तो अपन जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके समक्ष, देखिएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा, आई नो व्हाट शी सेज, व्हाट शी सेज। क्लोज की क्या विशेषता होती है, जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर कंजंक्शन तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, कंजंक्शन तक, उसे अपन क्या कहते हैं मित्रों, मेन क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन क्लोज। और जो कंजंक्शन से स्टार्ट होकर पंक्चुएशन मार्क तक पहुंचता है, उसको अपन कहते हैं डीसी, डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और अपन इसी को ही प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। और इसी को ही अपन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये है, इसमें कभी कभार क्लोज जो होता है कि एक सेंस दे भी सकता है और नहीं दे सकता है, डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट। जैसे आई नो में इसको क्या बोला है, डिपेंडेंट का है। अब जो डिपेंडेंट होता है इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट क्लोज के कहा जाता है। और मेन क्लोज जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। और मेन क्लोज को अपन प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं और डिपेंडेंट क्लोज को अपन सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कहते हैं। अब क्लोज के प्रकार में मैं थोड़ा कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, देखिएगा। जिस एग्जाम्पल को लेकर हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उस एग्जाम्पल की मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं, देखिएगा। जैसे कि देखना कि क्या होता है, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने कि जैसे कि आई नो where she goes, एक एग्जांपल तो ये लिखा मैंने। एक एग्जांपल मैं आपके समक्ष लिख रहा हूं, देखिएगा। I live where she lives। देखो इन दोनों सेंटेंस में बड़ा अंतर है। अब इसका ये जो है वो मेन क्लोज है, इसका ये मेन क्लोज है, इसका ये डिपेंडेंट क्लोज है और इसका ये डिपेंडेंट क्लोज है। ये डीसी हुआ आपका डिपेंडेंट क्लोज, ये आपका मेन क्लोज, ये भी आपका मेन क्लोज और ये आपका डिपेंडेंट क्लोज। क्लियर है। लेकिन आप इस डिपेंडेंट क्लोज के, देखो मेन क्लोज तो मेन क्लोज है दोनों, लेकिन डिपेंडेंट क्लोज के दोनों के अलग अलग नाम होंगे। क्यों? आप डिपेंडेंट क्लोज का नाम किस आधार पर दोगे? अक्सर बच्चे बुक्स में देखते हैं और कहते हैं इसको एडवर्ब क्लोज करके आते हैं, क्योंकि वेयर का आंसर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। कभी भी आप क्लोज की आइडेंटिटी डिपेंडेंट क्लोज के आधार पर नहीं बताना चाहिए।
आपको किस पर जाना चाहिए? अपना प्रिंसिपल क्लोज, अपना जो मेन क्लोज है, मेन क्लोज के पास जाना चाहिए और मेन क्लोज से प्रश्न पूछो, मेन क्लोज से प्रश्न पूछो। क्या? आई नो, मैं क्या जानता हूं। आई नो, मैं क्या जानता हूं। आई नो से क्या प्रश्न बना? व्हाट। जब भी मेन क्लोज को पढ़ते हैं आपकी जुबान पर हु, whom और व्हाट आता है, उसका मतलब मान लीजिए कि आपका डिपेंडेंट क्लोज जो होता है उसको अपन नाउन क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन क्लोज। तो ये पहला प्रकार हुआ किसका? नाउन। आई बात समझ में? क्या हुआ ये कौन सा क्लोज हो गया? नाउन क्लोज। कौन सा क्लोज हो गया? नाउन क्लोज। क्यों? आई नो, आई नो व्हाट, आई नो तो व्हाट, मैं क्या जानता हूं? मैं ये जानता हूं कि वेयर शी गोस, की वह कहां जाती है। तो मैंने किसका आंसर दिया? व्हाट का आंसर दिया। इफ आई गिव द आंसर ऑफ द व्हाट, हु एंड whom, then you understood it is the noun clause, first step of the clause। सेकंड चीज, आई लिव। यहां पर आई नो है और इस मेन क्लोज के अंतर्गत क्या है? आई लिव है। तो आई लिव किसे कहते हैं? आई लिव मतलब ये जो आई नो जो वर्ब है मित्रों, उसको अपन ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। कैसी वर्ब कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन इस लीव को अपन इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। कैसी वर्ब कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? जो पीछे एडवर्ब देती है, ऑब्जेक्ट नहीं देती है। अ वर्ब व्हिच डज नॉट गिव बिहाइंड इट एन ऑब्जेक्ट, उसको इंट्रांसिटिव कहते हैं। और वह वर्ब, अ वर्ब व्हिच गिव्स बिहाइंड इट एन ऑब्जेक्ट, जो वर्ब, सॉरी पानी पीऊंगा, जो वर्ब जिसके पीछे ऑब्जेक्ट देती है उसे अपन कैसी वर्ब कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो मित्रों आई लिव, आई लिव को पढ़ते ही दिमाग में क्वेश्चन क्या बनता है? आई लिव वेयर शी लिव्स, मैं कहां रहता हूं? जहां वह रहती है। तो ये किसका आंसर हो गया यहां पर? ये मित्रों वेयर का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? वेयर का। और ये तो किसका आंसर हुआ था? व्हाट का। इसलिए इसको तो क्या कह दिया? व्हाट का आंसर क्या है? वहां पर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन हुआ, तो व्हाट का आंसर होता है वो नाउन क्लोज कहलाता है। और यहां पर वेयर का आंसर दिया है, तो वेयर का जो आंसर मिलता है आई लिव वेयर शी लिव्स, मैं वहां रहता हूं जहां वो रहती है। तो वेयर का आंसर होता है, तो वो कौन सा क्लोज होता है? आपका एडवर्ब क्लोज होता है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है कि जब भी बच्चा बुक्स में देखता है तो उसको कंफ्यूजन, वो इसको भी, इस वेयर को देखकर इसको भी वो एडवर्ब क्लोज करके आता है। नहीं, आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, आपकी आइडेंटिटी गलत हो जाती है। क्योंकि आपको यह प्रश्न किससे पूछना होता है मित्रों? आपको यह प्रश्न अपने मेन क्लोज से पूछना चाहिए, न कि सबऑर्डिनेट क्लोज से या डिपेंडेंट क्लोज से पूछना चाहिए। यह प्रश्न आपको आपके मेन क्लोज से पूछना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्लोज की थोड़ी बेसिक जानकारी आपके सामने एक्सपोज की। अब मैं नेक्स्ट लास्ट यूनिट बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ी इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बड़ी और छठी बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, वो होती है आपकी सेंटेंस। सेंटेंस से बड़ा इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता। सेंटेंस से बड़ा इंग्लिश में कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी चीज इंग्लिश में क्या होती है? सेंटेंस। यूनिट नंबर 6, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? वही group of words which gives complete sense, is called a sentence। शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ देता है उसे अपन सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है कि शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस देता है उसी को ही अपन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने सिंपल सा एग्जांपल कुछ भी लिख दिया कि आई लिव इन जयपुर, सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है, यह कंप्लीट सेंस दे रहा है। और क्लोज और सेंटेंस की एक चीज होती है, उनके सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं।
बिना सब्जेक्ट और सेंटेंस की मेन बात क्या होती है, सॉरी, सेंटेंस की परिकल्पना अपन बिना सब्जेक्ट और वर्ब के बिना नहीं कर सकते। जिस तरह अपने परिवार में माता और पिता के बिना एक परिवार का निर्माण नहीं हो सकता, एक परिवार की कल्पना नहीं हो सकती, उसी तरह अपन एक सेंटेंस की परिकल्पना या इमेजिनेशन सब्जेक्ट और वर्ब के बिना बिल्कुल नहीं कर सकते। सब्जेक्ट एंड वर्ब्स आर obligatory element of the sentence. Without subject and verb, we can't imagine making a sentence. सेंटेंस को बनाने के लिए अपन इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये अपना क्या होता है, अंतिम बात सेंटेंस। और सेंटेंस से बड़ी चीज कोई नहीं होती है, मैं बता रहा हूं, सेंटेंस से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। मैं चाहूं इतना बड़ा सेंटेंस लिख सकता हूं, लिखने की ताकत होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे द गर्ल्स who are standing by the window are nude. Because I waved at them when I entered the room. When I enter the room. देखो मैंने इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है, ये एक सेंटेंस है। कैसे? अभी सेंटेंस का मित्रों सब्जेक्ट कितना बड़ा है वो देखना है आपको। इस सेंटेंस का कितना बड़ा सेंटेंस सब्जेक्ट है। देखो ये यहां से लगाकर यहां तक, यहां से लगाकर यहां तक, ये आपका एडजेक्टिव क्लोज हुआ। कौन सा क्लोज हुआ? एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा हुआ? एडजेक्टिव क्लोज। कैसे? द गर्ल्स हु आर स्टैंडिंग बाय द विंडो। तो ये जो द गर्ल्स है उसमें हु कंजंक्शन लगकर वह इस गर्ल्स की विशेषता बता रहा है, इसलिए जो नाउन की विशेषता बताता है उसे अपन क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन, गर्ल्स कौन है? नाउन है, इसलिए अपने यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करके ये उस किसकी वहां पर गर्ल्स की विशेषता बताई, तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। अब बिकॉज के बाद आई वेव्ड एट देम, तो ये आपका कौन सा क्लोज हो गया? एडवर्ब क्लोज हो गया। कौन सा क्लोज हो गया? एडवर्ब क्लोज। अब फिर क्या है? व्हेन आई एंटर द रूम, व्हेन के साथ आ गया, तो ये आपका देखो, ये आपका भी एडवर्ब क्लोज हुआ और ये भी आपका एडवर्ब क्लोज हुआ। ये दोनों एडवर्ब क्लोज है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ रीजन है मित्रों। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है, क्योंकि वाई को बता रहा है। और ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये व्हेन का आंसर। तो ये यहां से लगाकर कंप्लीट यहां तक पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, व्हेन आई एंटर्ड द रूम। ठीक है, फिर मैंने कह दिया इज, इसको मुझे मिटाना होगा, सेंटेंस को मुझे कंप्लीट करना है। हाँ, तो मैं मिटाऊंगा हल्का सा। ठीक है, देखना फिर कहा, एंटर द रूम आर वेरी इंटेलिजेंट, आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहां तक ये पूरा सब्जेक्ट है। एक लाइन और ये दूसरी लाइन आप देख रहे हो, और ये तीसरी लाइन यहां तक, और यही ये आपका क्या है? वर्ब। पूरा को बोलेंगे अपन प्रेडिकेट, पूरे को क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। लेकिन एक को अपन प्रेडिकेटर, ये आपका क्या है? प्रेडिकेटर, जिसको वर्ब बोलते हैं, और ये आपका क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इतना बड़ा
इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब एक सेंटेंस को आपके लिखने की ताकत होनी चाहिए, बहुत बड़ा लिखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया यहां पर ये बिकॉज वाला, ये आपका एडवर्ब क्लोज है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं एडवर्ब क्लोज को, ये वाला, इस चीज को अपन ने बताया कि ये क्या है आपका एडवर्ब क्लोज। क्यों कहा एडवर्ब क्लोज? बिकॉज ऑफ इट गिव्स आंसर ऑफ व्हाई, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसको अपन कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। और ये जो है वो तो मैंने आपको बताया ही था, एडवर्ब क्लोज एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है, ये व्हेन वाला, और ये है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन है, और ये आपका एडजेक्टिव क्लोज है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरी इस क्लास से मैंने जो भी चीज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो अगर आप तक पहुंची हो, अगर आपके दिल को अगर इस बात ने अगर दस्तक दी है तो उसकी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है। और मैंने कहा इफ यू विल गिव मी अटेंशन आई विल गिव यू नॉलेज, दैट इज द माई सेंटेंस एंड आई ऑलवेज स्पीक इन एवरी क्लास वेन एवर यू आर फ्रंट ऑफ मी या बिफोर मी, ठीक है। सर बाकी की बात अपन करेंगे कल। सर, ओ सर,